वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारी जो इंडियन जीके की स्टेट वाइज सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा अगला राज्य है और धीरे धीरे करके हम सारे राज्यों को एक एक करके ख़त्म करने की कगार तक पहुंचने वाले हैं। कुछ और समय लगेगा और लगभग आपके सारे राज्य पूरे हो जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट ने ये सारे वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं, क्रम से देखे हैं, सारे विधिवत नोट्स बनाए हैं, उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा डाटा है इंडियन जीके का, ये लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको ये हल्के फुल्के फैक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। रेलवे का भी एग्ज़ाम होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो राज्य है, बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड। इस उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था, है ना। क्वेश्चन आता है कि इसका पुराना नाम क्या था, तो उत्तरांचल नाम था। और ये उत्तरांचल नाम पड़ा था इसका कब, 2000 में, सन 2000 में, है ना। तो कभी आपसे पूछा जाए इस राज्य का गठन कब हुआ, तो सन 2000 में हुआ था। हमारे भारत में 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया, सन 2000 में बनाया गया था। ठीक है, और 2000 में बनने के बाद इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2000 के बाद 2007 में इसका नाम क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि वर्तमान नाम जो है वो क्या है, उत्तराखंड है। और ये कब हुआ, तो 2007 में हुआ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगर हम इसके नाम की बात करें, इसका जो नाम है वो, ये तो मैंने बता दिया उत्तराखंड और उत्तरांचल। इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भैया, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि को किस लिए जानते हैं, क्योंकि भाई यहाँ बहुत सारे देवता हैं। और हमारे भारत में आपको पता है कि जो मठ होते हैं, मठ 4 मठ हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित, उसमें से एक मठ भी यहाँ पर है। और 12 ज्योतिर्लिंग जो शंकर भगवान के हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग भी है, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो देवभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के हम सीएम की बात करें तो ये करंट में अभी बने हैं तीरथ सिंह रावत। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये अभी अभी बने हैं, है ना। पहले हरीश रावत थे, फिर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, और फिर अब तीरथ सिंह रावत बने, जो कि लगभग एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी, है ना, बेबी रानी मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से बिलोंग करते हैं, तो बेबी रानी मौर्य। राजधानी की बात करें तो राजधानी की बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो राजधानी यहाँ की है देहरादून। ठीक है, देहरादून। लेकिन क्वेश्चन आता है कि देहरादून की स्थापना किसने की, देहरादून शहर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये रामदास जी को जाता है ना। ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, रामदास जो हैं, इनके द्वारा देहरादून की क्या है, स्थापना की गई थी, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य है छलिया। क्या है ये, छलिया, ये रेलवे में आ चुका है। और एक है पांडव। ठीक है, कौरव पांडव जो थे वो अलग थे, उन्हीं के नाम पर एक लोक नृत्य बना है यहाँ का, फोक डांस, पांडव। और एक है छलिया। छलिया इंपॉर्टेंट है, छलिया रेलवे में आ चुका है, एसएससी में आया था, है ना, एसएससी में आया था। भाषा की बात करें तो भाषा तो वही है, हिंदी है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी बोलते हैं लोग यहाँ, है ना। कुमाऊनी भी बोलते हैं, गढ़वाली भी बोलते हैं। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली यहाँ की प्रमुख बोलियाँ हैं। एक्चुअल में भाषा यहाँ की हिंदी ही है, हिंदी है। कुछ जगह आपको संस्कृत देखने को मिलेगी, लेकिन अगर उत्तराखंड की बोली पूछे तो बोली में आपको लगाना है कुमाऊनी। यहाँ लिख देता हूँ, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। गढ़वाली ये यहाँ की बोलियां हैं। ठीक है, बोली और भाषा में क्या अंतर है, भाषा एक बड़े लेवल पे होती है। जैसे मैं कहूँ मध्य प्रदेश की भाषा, तो पूरे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा, लेकिन पर्टिकुलर आप क्षेत्र में जाएंगे तो मालवा में मालवी, बुंदेलखंड में बुंदेली, बघेलखंड में बघेली। तो ये एरिया वाइज जो लोकल लैंग्वेज कहलाती है ना, वो बोली होती है। अब जैसे आप अपनी कोई ना कोई गांव की भाषा होगी, निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई गांव में बसते हैं, तो आप वहाँ गांव में एक अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। हर एक व्यक्ति का गांव अलग अलग है, वहाँ की अलग भाषा है।
लेकिन उस भाषा को आप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस भाषा को कभी कागज पे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते होंगे। कभी उस भाषा को आपने स्कूल में टीचर को पढ़ाते या पुस्तकों में लिखा हुआ देखा है क्या? नहीं देखा। वो केवल हमारा जनरल कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो अपनापन कहता है ना, भाईचारा, बंधुत्व की भाषा जो है वो उसको हम बोली कहते हैं। लेकिन जो कागज पे, पुस्तकों पे या फिर कहें हमारे गवर्नमेंट में जो भाषाएं ऑथेंटिक रहती हैं वो भाषा कहलाती हैं, बाकी जो एरिया लेवल की हैं वो बोली हो जाती हैं। संस्थान की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे संस्थान हैं, जिसमें सबसे पहले है लवासना। क्या है भैया? लवासना। लवासना जो है इसका थोड़ा सा मतलब गलत निकलता है, लेकिन है चलो बहुत अच्छी चीज़। क्या अच्छी चीज़ है? ये यहाँ पर ये मसूरी में है। कहाँ पर है भैया? मसूरी में है। और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं, यूपीएससी क्रैक करके बन जाते हैं और जो आईएएस बनते हैं, जो आईएएस बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब कलेक्टर की जो पोस्ट है वो चुनते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो लवासना में होती है। कहाँ पर होती है? लवासना में होती है। आईपीएस की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ नहीं होती, वो हैदराबाद में होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में। और लवासना में क्या होती है? आपकी यूपीएससी की आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग होती है। लवासना का फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा नहीं लिख पाया यार, मैं पूरा लिखता हूं मैं, लवासना, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो है वहां पर ये ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो मिलिट्री है, नेशनल मिलिट्री एकेडमी है, वो भी यहीं पर है, जो कि आपकी देहरादून में है, ठीक है। नेशनल मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वन अनुसंधान केंद्र, है ना, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, यहां लिख देता हूं, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है ये भी आपका कहाँ है? देहरादून में है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये फॉरेस्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, और उसके बाद भी ये क्वेश्चन कई बार आता रहा है। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, और इसी की एक शाखा कहाँ है? जबलपुर में है। इसी की एक शाखा जबलपुर में है, जो मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, पहाड़ों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। और पहाड़ों की रानी के साथ साथ इस यहाँ के एक छोटे से क्षेत्र को स्विट्जरलैंड कहा गया है, अल्मोड़ा को, है ना, अल्मोड़ा को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा गया है, ठीक है। रोप वे की बात करें तो रोप वे यहाँ सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा जो रोप वे है वो यहीं पर है ना। रोप वे समझते हो? नहीं समझते? अरे वो एक पालकी सी होती है, तारों के माध्यम से पहाड़ों पर जाता है और आता है, एक झूला टाइप का, है ना। पालकी में आप बैठ जाते हैं, लक्ष्मण झूला बोलते हैं कुछ लोग, तो वो पालकी जो है वो तारों के माध्यम से बहुत दूर तक जाती है पहाड़ी एरिया में, उसको रोप वे कहते हैं। सबसे बड़ा यहीं पर है। कालसी अभिलेख जो है वो यहीं से मिला है, जिस पर अशोक की जानकारी मिली हुई है। अशोक का कालसी अभिलेख कहाँ से मिला? उत्तराखंड से मिला। उत्तराखंड की अगर हम चोटी की बात करें तो यहाँ बहुत सारी चोटी हैं, जिसमें से सबसे अच्छी चोटी है अनम चोटी है, अनाम भी कहते हैं। और इस अनम चोटी का हाल ही में नाम बदल कर क्या कर दिया है? अटल चोटी कर दिया है। क्या कर दिया भैया? अटल चोटी कर दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस चोटी का नाम बदला है, अटल चोटी कर दिया है। और एक चोटी है नंदा देवी, एक नंदा देवी है और एक सुनंदा है, है ना, दो चोटी है यहाँ पर। नंदा देवी पर्वत शिखर की जो इस तरफ की चोटी है वो नंदा देवी कहलाती है, उस तरफ की चोटी सुनंदा देवी कहलाती है ना। तो नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिए, सबसे ऊंची चोटी भारत की, देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविनास्टिन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दो हैं, एक कंचनजंगा और एक नंदा देवी।
कंचनजंगा विवादित इसलिए है क्योंकि कंचनजंगा आधी भारत में आती है और आधी नेपाल में आती है, इसलिए उस पर थोड़ा विवाद है, उसको पूर्ण रूप से नहीं माना जाता। तो कभी आपसे पूछे पूर्ण रूप से सबसे ऊंची दूसरी चोटी नंदा देवी, और ऐसे ही पूछ ले कि सबसे ऊंची दूसरी चोटी, तब कंचनजंगा। ठीक है, तो नंदा देवी हो गया और अनम चोटी हो गई और सुनंदा चोटी हो गई। इसके बाद मठ की बात करें तो बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ जो है 4 मठों में से एक मठ यहीं पर है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ, और शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की। केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ फिल्म भी आई थी अभी पर। केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ भी यही है, और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, याद रखना, बद्रीनाथ मठ है और ये ज्योतिर्लिंग है ना। बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, बद्रीनाथ में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा मठ है भैया, तो ज्योतिर्मठ है ना, कौन सा मठ है, ज्योतिर्मठ। झील की बात करें तो रूप सागर झील यहां पर है, कौन सी झील है भैया, रूप सागर झील यहां पर स्थित है। गार्डन की बात करें तो यहां पर ट्यूलिप गार्डन है ना, ट्यूलिप गार्डन है। भारत में ट्यूलिप गार्डन 2 ही हैं, एक कश्मीर में है और एक उत्तराखंड में है। ट्यूलिप क्या होता है भैया, ट्यूलिप एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो विदेश से लाया जाता है और यहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, जिससे फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, मेडिसिन वगैरह। कुंभ के मेले की बात करें तो हरिद्वार में लगता है कुंभ का मेला, ये बात आप सभी जानते हैं। वैसे तो कुंभ का मेला अलग अलग जगह लगता है, हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में लगता है संगम पर, प्रयागराज में संगम गंगा यमुना का। इसके बाद उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर, और गोदावरी नदी के तट पर लगता है आपका नासिक में। 4 जगह लगता है। यहाँ की अगर हम जनजातियों की बात करें, यहाँ के हम जनजाति की बात करें तो सारोड, थारो और जौनसारी 2 जनजाति हैं। यहाँ की 2 प्रमुख जनजाति हैं, एक का नाम है जौनसारी और एक का नाम है थारू। ठीक है, थारू और जौनसारी यहाँ की क्या है भैया, थारू और जौनसारी यहाँ की जनजातियां हैं। अगर आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन दुनिया जानती है, 1973 में हुआ चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा की हाल ही में भी मृत्यु हुई है, लगभग पिछले हफ्ते की बात है शायद। तो सुंदरलाल बहुगुणा से क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन कब हुआ, 1973 में, किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा। और पूछ सकता है कि इसकी महिला नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो महिला जो लीडर थी उनका नाम था गौरा देवी। कौन थी, गौरा देवी। पेड़ों को बचाया और फिर इसके उपलक्ष्य में एक अवार्ड दिया जाता है, सम्यक अवार्ड, है ना। चिपको आंदोलन हो गया। घास के मैदान की बात करें तो घास के यहाँ जो मैदान है उनको बुग्याल कहा जाता है और प्यार कहा जाता है, प्यार नहीं प्यार, प्यार। बुग्याल और प्यार यहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है। यहाँ के देहरादून में हवाई अड्डा है जिसका नाम था जॉली ग्रांट। क्या था भैया, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा था, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा था। और इस जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है हाल फिलहाल में, और क्या कर दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन आईएमपी हो जाएगा क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो जो चीजें बनी हैं उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है हमारे राजनीति के दौर के। अगर पूरी राजनीति में किसी के लिए प्रशंसा के शब्द मेरे दिल से निकलते हैं, या किसी भी टीचर के दिल से निकलते हैं, या किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए निकलते हैं, तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी। एक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति, बस 2 ही ऐसे राजनीति में व्यक्ति हुए हैं जिनके लिए अंदर से अच्छी भावनाएं, अच्छी प्रशंसा और एक आत्मसम्मान निकलता है ना। वास्तविकता में बहुत महान आदमी थे। इसके अलावा तो आप जानते ही हैं। फिर ये क्वेश्चन आया था एमपी पटवारी में, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना। पहला कृषि विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो कहाँ बना, तो ये बना पंतनगर में। कुछ पुस्तकों में पतंग नगर भी लिखा हुआ है, पतंग, तो पतंग नगर नहीं है, वो पंतनगर है। क्या है भैया, पंतनगर। तो पंतनगर में भारत का पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ पर, पतंग नगर में ओपन हुई थी। यहाँ के दर्रों की बात करें, दर्रे मैंने सारे पढ़ा दिए हैं आपको। टेपिलेट एक दर्रा है, माना एक दर्रा है, माना, नीति, माना, नीति, टेपिलेट, मुलिंग। ठीक है, मुलिंग, ये यहाँ के कुछ फेमस दर्रे हैं।
एक दर्रा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। यहाँ डैश डैश करके मैंने आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, एक दर्रा मैंने नहीं लिखा है। वैसे 2 दर्रे नहीं लिखे हैं, 2 दर्रे अगर आप बता देते हैं उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, टेपलेट, माना, नीति और मुलिंग के अलावा, तो आप सराहनीय तैयारी कर रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करूंगा कमेंट सेक्शन में। उद्यानों की बात करें तो सबसे पहला उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसको दुनिया जानती है। भारत का पहला नेशनल पार्क था, 1933-35 के आसपास इसकी शुरुआत हुई। 33 में शुरुआत हुई, 35 में फाइनली बना। तब ये क्या था, तब ये राष्ट्रीय उद्यान था, सॉरी तब ये अभ्यारण्य था। तो उसके बाद 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट किसमें शामिल किया, क्या किया भैया, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। हेली क्यों, क्योंकि हेली ने इसकी स्थापना की थी, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा। फिर उस समय के लिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ा था, क्योंकि रामगंगा नदी इससे होकर निकलती है ना, रामगंगा नदी इससे होकर निकलती है। 540 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है, 540 वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला है। जिम कॉर्बेट के अलावा यहां पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी चोटी भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। नंदा देवी के बाद है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी, यहां पर घाटी भी है, फूलों की घाटी भी है। देखो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है, साइलेंट वैली। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है और आपका घाटी भी है। तो नंदा देवी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना। इतने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस हैं, इतने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस हैं, ठीक है। राजाजी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, गंगोत्री और सोना नदी भी लिख सकते हो, है ना। एक और राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और सोना नदी अभी क्या है, अभ्यारण्य है। सोन नदी नहीं, सोना नदी, ये अभी अभ्यारण्य के क्षेत्र में शामिल है। और परियोजना की बात करें तो एक ही परियोजना आपको याद रखनी है जिसका नाम है टेहरी बांध परियोजना। क्या नाम भी है, टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध जो है ये बहुत बड़ा बांध है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हमारा हीराकुंड है, लेकिन ये सबसे ऊंचा बांध है। टेहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। किस पर है भैया, भागीरथी, है ना। जो व्यक्ति ऊंचा होगा वही तो तेज भागेगा, क्योंकि ऊंचा होगा, देखना आप, जो छोटे कद के होते हैं ना वो दौड़ दौड़ के बहुत मर जाते हैं, लेकिन वो दौड़ नहीं निकाल पाते। और जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है वो दौड़ आसानी से निकाल लेते हैं। पैर बड़े बड़े होते हैं तो कवर जल्दी होता है। तो भैया सबसे ऊंचा है तो भागेगा, और भागेगा तो भागीरथी, भागीरथी भागता है और भागेगा कौन, ऊंचा। तो टेहरी बांध क्या है भैया, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है, 260 मीटर, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है, भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके अलावा एक और 2 मतलब जरूरी नहीं है आपको याद करना, बस इसको याद रखें, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके शेयर की बहुत आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा, और उसके बाद हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें एक एक करके प्रोवाइड कराएंगे। जो चीज़ें हम पेड बैच में पढ़ाते हैं वो आपको हम फ्री बैच में भी पढ़ा देंगे, अगर थोड़ा सा सपोर्ट आप हमें शेयर करके करेंगे तो, ठीक है। वीडियो के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।